हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिका न्यूज में हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिका स्टडी चैनल पर। आज देखिए, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक विज्ञप्ति आई है, विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। ये आपका विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है 3/2/2024 को आया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि जो है आपका 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20/2/2024 से। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा व आवेदन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है वो 11/3/2024 है। अब शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है यहाँ पर ये आपका 18/3/2024 को है। अब देख लेते हैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी, हम समझेंगे ये भर्ती क्या है और यहाँ पर लास्ट डेट है क्या है। और भी लास्ट डेट तो हमने देख लिया, और भी जानेंगे कि संपूर्ण के बारे में इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है और आपका शैक्षिक योग्यता जानेंगे। और हम इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फार्म भरने से पहले ध्यान में रखना है, उन सभी को जानेंगे। पिट अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है, पिट अनिवार्य है तो कौन सा अनिवार्य है, 2000 वाला 23 लेगा या 22 लेगा, या आपका जो हाल ही में हुआ है आपका 24 में जो रिजल्ट आया है वह लेगा। तो चलिए जानते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाँ, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 3/2024 सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आंतरिक लेखा व परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 668 पद और सहायक लेखाकार के 950 पद और लेखा परीक्षक के 209 पद और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण अधीन सहायक लेखा पद के 1 पद। और कुल जो पद आए हैं वो आपके 1828 पदों पर चयन है। तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन को आमंत्रित किया जाता है, यहाँ पर ये नोटिस में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सहायक लेखा व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा के शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता 2023 प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा के प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा अर्हता 2023 में वास्तविक स्कोर तथा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम यानी नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। परंतु यह है कि तब जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिनिधि के रूप साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो चयन संबंधी अग्रतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम निर्गत अधीन है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है क्या है। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप कहीं अदर वेबसाइट पे ना जा करके UP SSC.gov.in के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कहीं और से जा करके ऑनलाइन करते हैं और फ्रॉड के शिकार होते हैं तो यहाँ पे आपका स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसके आपके स्वयं जिम्मेदार होंगे और यहाँ पे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे ये आपसे बता दिया गया है कि यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे जा करके आप डायरेक्ट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो कैसी होगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है आपका किस प्रकार से होगा कि वेबसाइट आपका हमने बता दिया, होम पेज पर के जाकर के लाइव एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर सकते हैं। आप ऊपर देख लिए हैं कि आपका 3/3/2024 के माध्यम से जो भी आपकी वैकेंसी आई है उस पर आप देख कर क्लिक कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के पूर्ण प्रोसेस वहाँ पे
जान सकते हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की एप्लीकेशन प्रोसेस को भली बात समझ लें। यानी जो वहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट डाउनलोड होने को मिलेगा, तो वहाँ से आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, तब फिर ऑफलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। देखिए, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन के सावधानी पूर्वक पढ़े और भली बात समझ के अपने फॉर्म को फिलअप करें। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11/3/2024 तक है। और अनिवार्य अर्हता के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या अनिवार्य है ये सब भी जान लेना है। और इसमें आपको EWS के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो भी आपके जात प्रमाण पत्र, आरक्षण के जो भी प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, इसमें आपको इसको भी वहाँ पे बताया गया है। और जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में आपका निर्देश क्या जारी हुआ है कि पिट के आधार पर पिट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जब भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पिट रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा। अगर आपके पास पिट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे यहाँ व्यक्तिगत विवरण के साथ आपको क्या किया जाएगा, TPD यानी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा अर्थ के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, उत्तर प्रदेश का निवासी संबंधित, इस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं। और OTP के माध्यम से आप इसको फिलअप करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से होगा, अब देखिए, आवेदन आप लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में दर्ज 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, वो सब भरना है। श्रेणी है और EWS क्षैतिज आरक्षण में आप लेना चाहते हैं, किस कैटेगरी के आते हैं, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इस प्रकार से आप समस्त जानकारियां भरेंगे। अब देखिए, इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा, जो कि अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने में के संबंध में जो भी आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके पास योग्यता होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप उसको नो करेंगे। बोर्ड संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के जो भी आपका हो वो उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि व प्राप्तांक संबंधित विवरण को अंकित किया जाना है आपका। अब देखिए, अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचना भरने के पश्चात तक आपको नीचे आप एक वेरिफिकेशन कोड दिखेगा, जिसको हम कैप्चा भी कहते हैं। तो वहाँ पे उसको भर करके आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। अभ्यर्थी इसकी एक मुद्रित अपने पास रख ले, यानी या तो उसका नंबर रख ले, क्या कर ले, रजिस्ट्रेशन नंबर रख ले उसको लिख करके, या अगर नहीं रखता है तो आप उसको प्रिंट आउट रख लें या PDF उसको प्राप्त कर लें अपने कहीं भी CSC के माध्यम से। अब देखिए, फोटो जो हस्ताक्षर है वो नवीनतम होना चाहिए। आप जब भी कोई भी फॉर्म भरें तो नया ही फोटो अब भरें। प्रयास करें कि जब भी आपका 2-3 महीने के अंदर ही आपका होना चाहिए। और इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका फोटो का या तो सफेद होना चाहिए, यानी वाइट होना चाहिए, या तो वाइट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, ठीक है। और चश्मा लगा करके आपको, एक बात यह है कि चश्मा आपको आंख पर नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना है आपको बिना चश्मे के साथ। अन्य विवरण जान लेते हैं। इस भाग में अभ्यर्थी अधिमान अर्हता यदि कोई हो तो आप दर्ज कर सकते हैं, जैसे आपका CCC हो गया, O लेवल हो गया। इसी प्रकार से जो भी अगर आपके पास यहाँ पे कॉलम में शो नहीं हो रहा है, अगर आपके पास अन्य कोई शैक्षिक योग्यता है, प्रोफेशनल को भी है, तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में उसका महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। देखिए, वेब पेज, अब घोषणा पत्र आप कहा जाएगा लास्ट में। वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले घोषणा पत्र को प्रदर्शन होगा और उसको आपको वेरिफिकेशन, उसको आप चाहे पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप उसको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें टिक करना है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो भी फॉर्म भरे रहेंगे आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, यानी आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई फॉर्म में सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है। अगर कहीं पर गलत है तो आप उसको बैक जा करके उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं। और प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस, इसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट के लिए
फाइनल सबमिट करेंगे। जब फाइनल सबमिट कर देंगे आप, तो उसके बाद आप उसमें कोई भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन कर देंगे तो आपका एक बार चांस खत्म हो जाएगा। अब देखिए फीस का भुगतान व समायोजन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपका फीस सबमिट होगा, ठीक है, यहाँ पे जब फीस आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑनलाइन के थ्रू ही करना है। अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो चालान के माध्यम से करना चाहते हैं तो चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगा, बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन ID मिलेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन ID लेकर के आप क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, प्रोसीड कर देंगे, और उसके बाद आप जो भी आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा उसको अंतिम रूप से आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे। अब अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत जो भी आपका डेट है, डेट से पहले आप उसको जमा कर दीजिएगा और आवेदन को सबमिट कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर लॉग आउट हो जाता है तो उसको फाइनल सबमिट करने के लिए फिर से लॉगिन करके आप उसको एक बार फिर से सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क आपका कितना लगेगा। तो देखिए सामान्य के लिए यानी सभी वर्ग के, सामान्य के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आपका 25 रुपये रखा गया है इसका शुल्क। अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित है वह, ठीक है, उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के हेतु शॉर्टलिस्ट के लिए किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसके अनुसार आप परीक्षा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे जो भी अभ्यर्थी, उनका एक आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। अभी आपको प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड होगा, ये नहीं कि जितने लोग फॉर्म भर दे रहे हैं सबका आपका ये एडमिट कार्ड ही डाउनलोड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी छात्र जो भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपको अगले एग्जाम के लिए ट्राई करना होगा, या आप फिर से पेट का एग्जाम दीजिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आपको अगली परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा। और देखिए फार्म भरने के बाद इसका फाइनल प्रिंट जरूर ले लीजिएगा, आप अपने डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन अगर मान लीजिए बाद में आपको पता चलता है कि हमारा कुछ गलत हो गया है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आवेदन पत्र को एक ही बार संशोधन कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पे आकर के एप्लीकेंट सेगमेंट में एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर के पेट के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते थे, OTP के माध्यम से आता था, OTP भर करके आप लॉगिन हो जाते थे, उसी प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। और इसमें क्या क्या आप इसको करेक्ट किसको सही कर सकते हैं, नाम में गलती हो गई है, पिता के नाम में गलती हो गई है, पत्र यानी एड्रेस में गलती हो गया है, और जैसे कि आपको EWS या क्षैतिज आरक्षण के रूप में कुछ गलत हो गया है, आपने जाति गलत सेलेक्ट कर दिया हो, लिंग आपने गलत सेलेक्ट कर दिया हो, आवेदन में अनिवार्य अधिमार्थी अर्हता जैसे आपसे पूछा गया है कि आपके पास है कि नहीं है, आपने यस या नो के ऑप्शन में गलत कर दिया हो, इस प्रकार से आपको कर दिया गया हो, या यहाँ पर दिव्यांगजनों से लेकर के जो भी अन्य श्रेणी के आते हैं उनसे कुछ गलत हो गया हो, तो वो आप यहाँ पे उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अनुमेय संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की जो तिथि है 18/3/2024 है तक ही आप कर सकते हैं। इसके बाद आप आवेदन को संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब पदों के विवरण में जान लेते हैं, पदों का विवरण क्या है। अब देखिए उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 1/2020 बटे 1602/47 का 2009 13/7/2006 दिनांक 28/1/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में
रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष लंबवत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आंतरिक विभाग का नाम क्या है, आंतरिक लेखा व लेखा परीक्षक, यहाँ पर निदेशालय उत्तर प्रदेश के। पद का नाम जो रहेगा सहायक लेखाकार रहेगा। और यहाँ पर देखिए लेवल आपका ग्रेडअप जो ग्रेडेड रहेगा वो 5 ग्रेडेड रहेगा। न्यूनतम वेतन जो रहेगा आपका 29,200 से शुरू होगा और अधिकतम जो होगा 92,300 तक जाएगा। अब इसमें कुछ कुल अनारक्षित पद जो हैं वो कितने हैं आपके 387 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 88 है और एसटी के लिए आपका कितना है 117 है। और ओबीसी अन्य पिछड़ा के लिए ओबीसी के लिए कितना है ये आपका 117 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 66 है। और कुल पद जो आपके 168 है और ये 668 है। और ये जो पद है आपका स्थायी है। और यहाँ पे लेखा परीक्षक में आपका ये भी आपका वेतन जो है समान है। उन जो आपका जनरल के लिए है वो आपका 99 है। और यहाँ पे एससी के लिए आपका 28 पद है, एसटी के लिए 4 पद है और ओबीसी के लिए आपका 58 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद है। तो टोटल आपके 209 पद हैं। और बात करते हैं अगले की। और सहायक लेखाकार में आपका कौन सा है, एक पद आपका जनरल का है और बाकी के पद आपके कोई पद नहीं है, केवल एक ही पद है जनरल के लिए। और यहाँ पर एक पद आपका किसके लिए है, टोटल एक ही पद है आपके सहायक लेखाकार विशेष चयन। इसमें आपका बात करें तो एससी का, ठीक है, ये 399 पद है। और यहाँ पे 38 जो पद है ये आपका किस में है, एसटी के लिए है। और 513 पद जो है ये आपका ओबीसी के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पद नहीं है। 950 पद टोटल है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता के लिए आपका क्या है, अधिमान। आयु की बात कर लेते हैं। देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग सेवा में आपका ये 7 नवंबर इस प्रकार से सरकारी विभाग में परीक्षक अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। क्या हो अर्हता होनी चाहिए, भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से अकाउंटेंसी के स्नातकोत्तर से डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए कॉमर्स, अगर आप ग्रेजुएशन आप कॉमर्स से किए हैं, ठीक है, तभी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने और किसी विषय से किया हुआ है तो आप यहाँ पे ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने अकाउंटेंट से किया है तो आप भर सकते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर संचालन में आपको ओ लेवल होना आवश्यक है। और अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक हो और आपके पास एनसीसी का क्या होना चाहिए, बी प्रमाण पत्र हो। ये अधिमान अर्हताएं हैं तो जिसमें आपको विशेष प्रकार की छूट दी जाएंगी। आयु की बात कर लेते हैं तो आयु आपका कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और आपका अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। चयन का आधार क्या है, अब देख लीजिए चयन का आधार जो है ये किस प्रकार से आपको चयन होगा। पहले तो आपका लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है आपका, जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका के अंतर्गत सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के रिक्त पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर के 0.2 स्थान तक आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए वे मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में की जाती है तो तदनुसार उनको नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा।
और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिशा निर्देश क्या है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी केवल एक छूट जो कि अधिक लाभकर होगी उसी को आपको मान्य किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमय नहीं है। उन्हें श्रेणी माना जाएगा, अनारक्षित श्रेणी माना जाएगा। भूतपूर्व जो आवेदन की अंतिम तिथि होगा 11/3/2000 तक सेवानिवृत्त हो जाने चाहिए। और यहाँ पर आप इसको नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा। आप सभी को